हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा का संपूर्ण रिवीजन इस वीडियो के अंतर्गत लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा और यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट्स का संपूर्ण रिवीजन लेकर आने वाली हूं आप सभी लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न 1 है, डिस्लेक्सिया शब्द से किस अक्षमता का प्रदर्शन होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर अ, लेखन संबंधी अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि होती है। ठीक है, मतलब जो दृष्टि दोष से ग्रस्त बालक होते हैं उनके लिए कौन सी लिपि उपयोगी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब, ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो टीएटी के द्वारा जो है किस चीज का परीक्षण किया जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सा, व्यक्तित्व संबंधी परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह कथन है ऑप्शन नंबर अ, रुथ स्ट्रेक का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, वाक दोष के प्रकार है। तो वाक दोष के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर स, 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अ, हैविंग हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अ, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने के लिए प्रमुख रूप से क्या सहायक है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, निर्देशन एवं परामर्श। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। तो किसने जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अ, हेविट ने। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, स्किनर का ये कथन है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ब, कार्ल रोजर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर द, निर्देशन एवं परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है, यह कथन है। तो यह कथन किसका कथन है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अ, स्ट्रैंगर का कथन है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अ, मानवीकरण की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास जो है किस देश में किया गया था फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर अ, अमेरिका।
फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इस बार के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, परामर्श की दो विधियों के नाम लिखिए। तो परामर्श की दो विधियां हैं, निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श। ध्यान रखिएगा, निर्देशात्मक और निर्देशात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृत, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर होगा कि मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार है, बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती हैं, स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार कम होता है। ध्यान दीजिएगा, मंद बुद्धि बच्चों का जो है बुद्धि लब्धि और सब सामान्य बच्चों से कम होती है, जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बच्चों से कम होती हैं और स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वंचन का क्या अर्थ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि वंचन जो है जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, यानी किसी चीज से रहित होना। अगला क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक के कौन से कारण हैं? तो इसका समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं? तो इसका आंसर होगा, पहला है अनुवांशिक कारण। ठीक है, अनुवांशिक कारण में होगा बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन। दूसरा आपका शारीरिक कारण के अंतर्गत आएगा बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। नेक्स्ट फ्रेंड, संवेगात्मक कारण है अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन। सामाजिक कारण के अंतर्गत आएगा निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देख रेख का अभाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। ध्यान दीजिए, सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के दो उद्देश्य बताइए। तो पहला है वे समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें। ठीक है, और दूसरा है वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? तो इसका आंसर होगा कि शारीरिक अक्षमता, मानसिक अयोग्यता, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकारों, बौद्धिक भिन्नता वाले बालक जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो इसका आंसर है धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या, सृजन क्षमता की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे की दो विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर होगा कि बुद्धि सामान्य होती है तथा वह शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालक से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा कि जो अपने कार्य में अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बच्चे की वास्तविक आयु की गणना संबंधित सूत्र लिखिए। तो वास्तविक आयु बराबर होता है मानसिक आयु बटे बुद्धि लब्धि मल्टीप्लाई बाय 100।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। तो दृष्टि बाधित, बाड़ी बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? तो 20/70 से 20/200 तक होती है। ध्यान दीजिएगा, 20/70 से 20/200 तक होती है। अगला क्वेश्चन है, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि जब बालक अपने भावों को या विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाता है तो उसे वाक दोष कहते हैं। नेक्स्ट है, अस्थि बाधित बच्चे की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर होगा मेरुरज्जु का वक्र होना, विकृत नितंब, पांव फिरा, दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर शरीर के किसी अंग का विकृत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि बुद्धि लब्धि जो है बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति को बताती है। ठीक है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष और वास्तविक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी इस बार की परीक्षा के लिए है कि विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर होगा कि विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं कि वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। यह बालक प्रतिभावान भी होते हैं और मंदबुद्धि भी। विशिष्ट बालकों की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली है भिन्नता, दूसरी है विचलन, तीसरी है आयाम, चौथी है नियमित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर होगा ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाब्दिक परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक, तीसरा है शाब्दिक अशाब्दिक। ठीक है। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण, गणित सृजनात्मक परीक्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो इसका आंसर होगा शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है निम्न सामान्य बुद्धि, दूसरा है परिवार का वातावरण। ठीक है। इनके अतिरिक्त शारीरिक दोष, वंशानुक्रम, परिवार की निर्धनता आदि कारण भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है, जैसे चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाइट के 2 विभागों के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। तो पहला है सेवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग यानी PSTE। दूसरा है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र अंतःक्रिया नवाचार समन्वय यानी IFIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। तो परामर्श की परिभाषा रॉबिन्सन के अनुसार आप लिख सकते हैं, परामर्श 2 व्यक्तियों के संपर्क की उन सभी स्थितियों का समावेशन होता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। DLED 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो वाक दोष जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि बाड़ी का दोष। ठीक है। तो विकलांग बालकों में बाड़ी दोष वाले बालक भी बहुत होते हैं। बाड़ी दोष वाले बालक या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते अथवा उनके द्वारा बोली गई बात श्रोता भली भांति समझ नहीं पाते अथवा देर से समझते। बोलने के दोष प्रमुख है। पहला है उच्चारण संबंधी दोष, दूसरा है देर से बोलने के दोष, तीसरा है हकलाना, चौथा है ओष्ठ विकृति, पांचवा है आवाज की समस्या, छठवां है श्रवण विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल अपराध के कोई 2 कारण लिखिए। तो बाल अपराध एक सामाजिक कारण है। तो इसका पारिवारिक कारण और भौतिक वंशानुक्रम 2 प्रमुख कारण होता है। ठीक है। तो बाल अपराध का 2 प्रमुख कारण जो है वो पारिवारिक कारण है और भौतिक वंशानुक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइट के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका आंसर होगा, पहला है शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना और दूसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी को घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना।
अगला प्रश्न है विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो इसका आंसर है पहला पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका और दूसरा है पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका। अगला क्वेश्चन है दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की दो विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर होगा दृष्टि बाधित बालकों की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है दृष्टि बाधितों की मानसिक योग्यता। ये बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि से सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। दूसरा है दृष्टि बाधितों की भाषा का विकास। तो ये भाषा दोषी नहीं होते हैं। सुनना तथा बोलना इनकी भाषा के प्रमुख कौशल होते हैं। तीसरा भी आप याद कर लें, अगर आपको दोनों में से तीन में से कोई भी दो याद आएगा वो आप लिख लेंगे। तीसरा है दृष्टिबाधितों के सामाजिक एवं समायोजन संबंधी कार्य। तो इनमें व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं फ्रेंड्स, निर्देशन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। अगला क्वेश्चन है परामर्श में सहयोग देने वाली किन्हीं दो संस्थाओं के नाम लिखिए। तो पहली संस्था है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद और दूसरी संस्था है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र और तीसरी संस्था है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी बालक की अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले दो उपकरणों के नाम बताइए। तो पहला है बुद्धि लब्धि परीक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और तीसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन है परामर्श से आप क्या समझते हैं। तो डॉक्टर जुमाल के अनुसार जो है परामर्श एक प्रकार की राय देना है। जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है वहां परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है टीएलएम से क्या आशय है। तो टीएलएम का आशय है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स परामर्श में सहयोग के संबंध में निरीक्षण तंत्र से आपका क्या आशय है। तो इसका आंसर होगा निरीक्षण इस प्रकार की इस प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता विद्यालय जाता है और विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करता है। ठीक है, यदि उनमें कोई दोष आता है तो वह उनको ढूंढता है और रिकॉर्ड तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। आपको पता ही है कि उनमें जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना अध्यापकों हो तो एक कठिनाई का विषय है। उनकी पहचान करने के लिए कई प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि बालक एक प्रविधि के प्रयोग के पश्चात पहचाना जा सके। अतः बालकों की पहचान हेतु तो निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है फ्रेंड्स बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु तो अध्यापकों द्वारा कई बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। यह परीक्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षण। ठीक है, तो इन बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण भाषा के प्रयोग के आधारों पर किया जाता है तथा शाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत पेन तथा पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत कोई क्रिया करवाकर परीक्षण किया जाता है। टर्मन के शब्दों में वह बालक जो कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का है वह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है, अतः यह उत्तम प्रविधि होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, निष्पत्ति परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। तो प्रतिभाशाली बालकों की खोज तथा पहचान हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक निष्पत्ति परीक्षणों की सहायता अध्यापक निष्पत्ति परीक्षणों की सहायता ली जाती है। इन परीक्षणों के माध्यम से बालकों की शैक्षिक लब्धियों की ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिरुचि परीक्षण। तो अभिरुचि परीक्षणों के अंतर्गत बालकों की अभिरुचि के आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। यह परीक्षण यह भी बता सकता है कि बालक भविष्य में क्या बनना चाहता है तथा उसकी रुचि किन किन कार्यों में है। ठीक है, परंतु इन परीक्षणों में शिक्षकों का प्रशिक्षित होना भी अति अनिवार्य होता है क्योंकि इस प्रकार के परीक्षणों से प्राप्त अंकों का अर्थापन भी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर आप हेडिंग डाल सकते हैं संबंधित बालकों की सूचनाएं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए संबंधित व्यक्तियों से संबंध करना आवश्यक होता है। संपर्क के बाद उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। इन सभी व्यक्तियों में बालकों के माता पिता, अध्यापक, आस पड़ोस के लोग व उनके मित्रगण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इन सभी लोगों से आवश्यक सूचनाएं लेकर शिक्षक प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा तथा उनके स्तर को भलीभांति जान सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित करके अपनी प्रतिभा की खोज का प्रयत्न करते हैं। यह प्रतियोगिताएं अत्यंत ही लाभदायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है अवलोकन विधियां यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। तो अवलोकन विधियों के अंतर्गत जो है बालकों की क्रियाओं को लगातार देखा जाता है। तत्पश्चात मूल्यांकन के पश्चात यह पता चलता है कि बालक वाकई में प्रतिभाशाली है अथवा नहीं है। यह भी उत्तम विधि कहलाती है। नेक्स्ट है बालकों के गुणों के आधार पर पहचान करना। तो प्रतिभावान बालकों को उनके गुणों के आधार पर ही पहचाना जाता है। चूंकि इन बालकों में कुछ अलग से विशिष्ट गुण विद्यमान रहते हैं, अतः उनके आधार पर ही बालकों की पहचान की जाती है। यह गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, यह बालक कक्षा में किए गए कार्यों को समझते हैं। दूसरा है, यह बालक किए गए कार्यों को सुगमता से याद करते हैं। तीसरा है, यह सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं। चौथा है, यह कठिन कार्यों को भी सुगमता से कर लेते हैं। पांचवा है, इन बालकों का चिंतन सदैव मौलिक होता है। और छठवां है, यह सोचने समझने, अर्थों को समझने और संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। ठीक है, अतः उपरोक्त आधार पर ही प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हेविंग हर्ट्स ने लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। ठीक है, उनको समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, सर्वांगीण विकास पर बल, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों के अवसाद, नेतृत्व का परीक्षण तथा समय समय पर विशेष निर्देशन, परामर्श इत्यादि के अवसर मिलने चाहिए। मतलब जो शिक्षा बालकों का संपूर्ण विकास करे, सर्वांगीण विकास करे, वही शिक्षा व्यवस्था उन पर लागू की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो इसका आंसर होगा धीमी गति से सीखने के निम्न कारण होते हैं। पहला है आर्थिक परिस्थिति या गरीबी। दूसरा है परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर। तीसरा है संवेगात्मक घटक और चौथा है व्यक्तिगत घटक। नेक्स्ट इसमें डाल सकते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं, हेडिंग डाल सकते हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं निम्नवत हो सकती हैं। पहली समस्या है ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं। दूसरी है भाषा एवं बाड़ी की समस्याएं। तीसरी है श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं। चौथी है दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं। और पांचवी है सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवंचित बालक से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा अपवंचित बालक का अर्थ क्या है, पहले ये जानेंगे कि जन्म के उपरांत से ही बालक निरंतर विकसित होता है। यह विकास वंशानुक्रम के प्रभाव के अंतर्गत वातावरण के आधार पर होता है। वातावरण का गुणात्मक प्रभाव बालक के विकास में सहायक होता है। प्रत्येक बालक का अधिकार है कि वह अपना विकास प्राप्त अभिवृत्ति और योग्यताओं की सीमा तक करे और शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक का विकास पूर्ण हो। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि जिस बालक को अपनी प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं है, वह सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बालक कहलाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सुविधा वंचित बालकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो इसका आंसर है कि सुविधा वंचित बालकों को तीन तरह से देखा जा सकता है। पहला है पारिवारिक दृष्टि से, दूसरा है बालक की व्यक्तिगत कमियों की दृष्टि से, तीसरा है उनके परिवार के सदस्यों की सामाजिक स्थिति की दृष्टि से। ठीक है, तो पारिवारिक दृष्टि से आप हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कि जिन बच्चों को अन्य बालकों की तुलना में पहला पारिवारिक प्रेम, दूसरा उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर, तीसरा किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के हेतु उचित सहायता, चौथा है अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की स्वतंत्रता,
पांचवा है पढ़ने लिखने के लिए उचित वातावरण, और छठवां है अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहन आदि कम मिल पाते हैं, वो सुविधा वंचित बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परीक्षण द्वारा पिछड़ेपन की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो परीक्षण द्वारा पिछड़ेपन की पहचान आप हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे जिस प्रकार प्रतिभा संपन्नता की पहचान हमने बुद्धिलब्धि यानी IQ को माप कर की थी, ठीक उसी प्रकार पिछड़ेपन की पहचान के लिए हमें विद्यार्थी की शैक्षिक लब्धि को मापना होगा। शैक्षिक लब्धि यानी एजुकेशनल क्वांटेंट विद्यार्थी की आयु के अनुरूप सभी विषयों में उसकी उपलब्धि का औसत है, अर्थात शैक्षिक दृष्टि से बालक या विद्यार्थी के अर्जन को ही शैक्षिक लब्धि कहते हैं। शैक्षिक लब्धि का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? शैक्षिक लब्धि यानी EQ बराबर शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इस प्रकार से सूत्र आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि किसी बालक की आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? हल कीजिए। तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है, इतना बस लिखना पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिछड़े बालक में क्या विशेषताएं होती हैं, समझाइए। तो पिछड़े बालक की विशेषताएं आप हेडिंग डालेंगे, इसमें इसके अंतर्गत लिखेंगे कि कुप्पू स्वामी के अनुसार पिछड़े बालक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली है सीखने की धीमी गति, दूसरी है जीवन में निराशा का अनुभव, तीसरी है समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति, चौथी है व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, पांचवी है जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, छठवीं है सामान्य विद्यालय में पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता, और सातवीं है सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता, और आठवीं है मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या अतिश्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा सन 1911 में बिने तथा साइमन ने मिलकर विभिन्न आयु में यानी 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए पृथक पृथक प्रश्नावली तैयार की। जो बालक अपनी आयु के अनुसार प्रश्नावली हल कर देता था उसे साधारण बुद्धि वाला, जो ऊपर के आयु वालों की प्रश्नावली हल कर देता था उसे प्रखर बुद्धि वाला समझा जाता था, और जो अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाते थे उन्हें निम्न बुद्धि वाला कहा जाता था। अगला है फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण कीजिए। ये बहुत ध्यान से समझ लेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो क्रम संख्या, बुद्धि लब्धि और वर्गीकरण आप 3 जो है इस तरह से बना लेंगे, और उसके बाद लिखेंगे 0 से 24 जड़ बुद्धि, 25 से 49 मंद बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख, और 70 से 79 निर्बल बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 उत्कृष्ट बुद्धि, और 140 से अधिक है प्रतिभाशाली बालक। अब अगला प्रश्न है, निर्देशन के कोई 3 सिद्धांत बताइए। तो निर्देशन के प्रमुख 3 सिद्धांत निम्न है। पहला है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, दूसरा है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग, और तीसरा है सर्वांगीण विकास में से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन कितने प्रकार के होते हैं, सविस्तार समझाइए। तो पैटरसन ने निर्देशन को 5 भागों में बांटा है। पहला है शैक्षिक निर्देशन, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन, चौथा है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, और 5वां है आर्थिक निर्देशन। कप्पू और कीफोवर ने भी निर्देशन के 5 प्रकार बताए हैं। पहला है शिक्षा संबंधी निर्देशन, दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन, तीसरा है मनोरंजनात्मक निर्देशन, और चौथा है स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, और 5वां है नागरिक सामाजिक एवं नैतिक निर्देशन। ठीक है, उपयुक्त में केवल 2 यानी शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ही अधिक प्रचलित है। तो फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, बालकों में उचित निर्देशन देने में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो निर्देशन में शिक्षक की भूमिका क्या होगी? तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि शिक्षक की निर्देशन में अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक अपने छात्रों के अध्ययन अनेक परिस्थितियों में करता है। ठीक है, छात्रों का अध्ययन जो है, और क्योंकि वह उनके सबसे निकट संपर्क में रहता है, शिक्षक ही छात्रों की आवश्यकताओं के संबंध में सबसे अधिक जानकारी रखता है।
अतः निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक अधिकाधिक सहयोग प्रदान करता है। शिक्षकों के निर्देशन संबंधी कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं। पहला है छात्रों के साथ संबंध स्थापित करके बाधित बालकों का पता लगाना। दूसरा है छात्रों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना। तीसरा है छात्रों को पुस्तकालय एवं सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना सिखाना। और चौथा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। और पांचवा है जिन छात्रों का साक्षात्कार किया जा चुका है उनकी रिपोर्ट का निर्देशन छात्रों को प्रदान करना। छठवां है निर्देशन कार्यक्रमों में व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूची देना। उसके बाद 7वां नंबर है निर्देशन कार्यक्रम को अधिकाधिक सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को पूर्ण सहयोग देना। और 8वां है छात्रों की परीक्षाएं लेने में सहायता करना तथा ऐसे छात्रों को जो अधिगम में कठिनाई अनुभव करते हों उनको उपबोधकों के पास भेजना। निर्देशन में कक्षा अध्यापकों की भूमिका क्या जो है कक्षा अध्यापक के निर्देशन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा अध्यापक तथा निर्देशन कार्यक्रम के बीच जो है गहरा संबंध होता है। शिक्षक छात्रों का अलग अलग परिस्थितियों में निरीक्षण करता है, अतः कक्षा अध्यापकों छात्रों से संबंधित कार्यों में उत्तरदायित्व का निर्वाह करके निर्देशन संबंधी जानकारियां प्रदान कर सकते हैं। पहला है कक्षा में अच्छा एवं उत्तम वातावरण पैदा करना। दूसरा है अन्य निर्देशनकर्ताओं को सहयोग देना। तीसरा है असमायोजित छात्रों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होना। और चौथा है परामर्श प्रक्रिया का ज्ञान भी कक्षा अध्यापक को होना चाहिए जिससे वह छात्रों को व्यक्तिगत परामर्श दे सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नैदानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि नैदानिक परामर्श समस्या समाधानात्मक, उपचारात्मक या संकटकालीन परामर्श से ज़्यादा कीमती एवं लाभदायक होता है। ठीक है, इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्शग्राहियों को संभावित कठिनाइयां या परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक बना रहे, वे निरोग तथा बलशाली बने रहे और उनकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण ठीक प्रकार से चलता रहे। ठीक है, और वे ठीक व्यवसाय का चुनाव करके अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करें। और इस प्रकार के परामर्श से बालकों को बुरी संगत, बुरी आदतों तथा व्यवहारगत समस्याओं या व्यक्तिगत विकारों के ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। अगला है फ्रेंड्स परामर्शदाता किसे कहते हैं और परामर्शदाता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो इसका आंसर होगा कि परामर्शदाता आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे परामर्श देने हेतु जिस विशिष्ट व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे परामर्शदाता कहते हैं। ठीक है, परामर्शदाता के गुण क्या क्या होने चाहिए? पहला है उन्हें जो है उपयुक्त रूप से समझना चाहिए कि वे क्या है और उनकी योग्यताएं और क्षमताएं क्या हैं, रुचियां, दृष्टिकोण तथा इच्छाएं और अभिलाषाएं क्या है, आदि आदि। ठीक है, दूसरा है उनकी समस्याओं को समझकर उन्हें इनसे मुक्ति दिलाने में सहायता करनी चाहिए। तीसरा है उसे कोई ऐसे उपाय बताने चाहिए जिनसे उनकी शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हो जाए, उन्हें अनेकों अध्यापकों द्वारा सराहा जाए तथा कक्षा में उनकी गिनती होशियार बालकों में हो। ठीक है, नेक्स्ट है अपने साथी विद्यार्थियों से उनके संबंध किस प्रकार अच्छे रहें, उनके द्वारा उन्हें पर्याप्त सम्मान और समूह में स्थान दिया जाए। इस कार्य में परामर्शदाता से अच्छी सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट है उनके व्यवहार में क्या वास्तव में कुछ कमियां हैं, इसका सही आभास उन्हें कराया जाना चाहिए। अगर है तो इन्हें तुरंत दूर करने का में परामर्शदाता को सहायता करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स परामर्श की आवश्यकता तथा क्षेत्र बताइए। तो परामर्श की आवश्यकता जो है इस प्रकार से है। पहला है वह व्यक्ति को आत्म मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है छात्रों को सही निर्णय लेने में सहायता देता है। तीसरा है छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। चौथा है व्यक्तियों में सद्भाव पैदा करता है। और पांचवा है शिक्षा अधिकारियों को पाठ्यक्रम में सुधार के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक है, और परामर्श के क्षेत्र कौन कौन से हैं? परामर्श के क्षेत्र इस प्रकार से है। पहला है मनोवैज्ञानिक परामर्श, दूसरा है नैदानिक परामर्श, तीसरा है मनोचिकित्सात्मक परामर्श, चौथा है वैवाहिक परामर्श, पांचवा है शैक्षिक परामर्श, छठा है व्यवसायिक परामर्श, सातवां है व्यक्तिगत परामर्श और आठवां है स्थानापन्न।
तो ये रहे फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, इससे आप लोग को पूरे क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।